हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? डूइंग गुड। हम लोग कर रहे हैं डिडक्शन, और डिडक्शन में जो सबसे पहला सेक्शन है वो है एटीसी। एटीसी में बड़े सारे सेविंग्स की, इन्वेस्टमेंट्स की आपको डिडक्शन मिलती है, जिसमें से एक है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और वो हमने लास्ट क्लास में देख लिया। बाकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के अलावा और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स की आपको डिडक्शन मिलती है एटीसी के तहत, वो आज देखेंगे। चलिए देखते हैं। कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ खाते में पैसा डालते हैं, पीपीएफ कहां खुलता है? आप पीपीएफ बैंक में जाके खुलवा सकते हैं। सभी बैंकों के पास ये अथॉरिटी नहीं है हालांकि पीपीएफ अकाउंट खोलने की। सरकारी तो सभी बैंक पीपीएफ खोलती हैं, लेकिन प्राइवेट में से बड़ी बैंक ही खोलती हैं, जैसे एक्सिस बैंक में, एचडीएफसी में, आईसीसीआई में। इसमें आप जाके पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। सरकारी बैंक में सभी में ये पीपीएफ अकाउंट खुलता है। पीपीएफ अकाउंट में आपको ब्याज भी ज्यादा मिलता है। ये जो पीपीएफ अकाउंट होते हैं ये 3 टेन्योर के होते हैं। 10 साल का होता है पीपीएफ अकाउंट, 15 साल का होता है, और 20 साल का भी होता है पीपीएफ अकाउंट। ठीक है, लेकिन ये जो 10 साल वाला है इसके लिए डिडक्शन नहीं मिलती। डिडक्शन इस पे नहीं मिलती है। अगर आप 10 साल का पीपीएफ अकाउंट खोलोगे, इसमें पैसा डालोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये सेविंग बैंक अकाउंट जैसा ही खाता है, ऐसे समझ लीजिए। इसका नाम होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाता। ये आप खुलवाएंगे, ठीक है, और इसमें अगर 10 साल का खाता खुलवाएंगे तो आपको इसमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये खाता खोलने का कोई फायदा नहीं है। ये और ये आप खोल सकते हैं। इसमें आप एनुअली पैसा डालते हैं, और जितना पैसा डालते हैं उतने की डिडक्शन मिल जाती है। हालांकि आप भूलेंगे नहीं कि एटीसी की लिमिट ही कितनी है, 1.5 लाख रुपया। तो 1.5 लाख रुपए से ऊपर की डिडक्शन मिल नहीं सकती। लेकिन सबसे शानदार बात यह है कि पीपीएफ की खुद की लिमिट भी 1.5 लाख है। मतलब पीपीएफ में जमा करने की लिमिट ही 1.5 लाख रुपए है। जो पीपीएफ एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट नहीं, पीपीएफ एक्ट है, ये कहता है डिपॉजिट पर एनम, डिपॉजिट पर एनम मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1.5 लाख। यानी 1.5 लाख से ज्यादा तो जमा ही नहीं हो सकता। एग्जाम में कभी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता ये बोल के कि पीपीएफ में 2 लाख रुपया जमा किए हैं, बताओ कितना डिडक्शन मिलेगा। अरे जमा ही नहीं हो सकता पीपीएफ एक्ट में, तुम लिख कहां से रहे हो? ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बताया कि पीपीएफ एक्ट भी यही कहता है कि 1.5 लाख से ज्यादा जमा ही नहीं होगा इस खाते में। मतलब इवन इफ यू आर गोइंग टू बैंक और 1,60,000 रुपए लेके जाते हो, कैश काउंटर पे रखते हो, जमा कर दीजिए इस खाते में, तो कहेगा नहीं होता। 1.5 लाख से ज्यादा पूरे साल में नहीं होता। एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, इस पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते। एक बार में भी नहीं बोल रहे 1.5 लाख। जैसे आप मान लीजिए 1 लाख रुपए जमा कर चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, तो अब आप 50,000 से ज्यादा और नहीं जमा कर पाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक। ठीक है, अच्छा, तो अब जनरली लोग पीपीएफ अकाउंट खोलते कौन सा है? 15 साल वाले ही खोलते हैं, क्योंकि 15 साल का भी खोलेंगे तो भी डिडक्शन मिलेगी, 20 साल में भी डिडक्शन मिलेगी। अब 15 साल वाले में एक फायदा है कि आप 15 साल बाद इसको 5 साल की एक्सटेंशन करा सकते हो। तो भाई क्यों हम लफड़ा ले 20 साल का एक बार में? 15 साल का खाता खुलवाते हैं, हर साल पैसा डालते हैं, 15 साल बाद भी जरूरत नहीं पड़ती है, लगता है कि और जमा कर सकते हैं, तो 5 साल का एक्सटेंशन करा लेंगे। तो लोग खोलते कौन सा खाता है प्रैक्टिकली? यही वाला, राइट। जैसे आप अगर एक बैंक में जाएंगे, बोलेंगे मेरा पीपीएफ का खाता खोल दो, आपसे पूछेगा ही नहीं 10, 15, 20, वो सीधे 15 साल का खोल देगा, क्योंकि उसको शायद हो सकता है उस बैंकर को भी ना पता हो कि 10 साल और 20 साल का अब होता है। मतलब यहां तक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि भाई जनरली 15 साल ही सब कोई खोल रहा है ना। अच्छा, किसके नाम से आप खाता खोल सकते हैं? सब्सक्रिप्शन शुड बी इन द नेम ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल, सच इंडिविजुअल अपने नाम से, स्पाउस और बच्चे के नाम से। बच्चा कोई भी हो सकता है, एनी चाइल्ड, मेजर, माइनर, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कुछ भी हो। ठीक है, एचयूएफ अपने एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ के नाम से खाता खुलवा सकता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मस्ट नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। अच्छा, अब इसमें से ना पैसा विड्रॉ नहीं होता, आप पैसे निकाल नहीं सकते हो, लेकिन पीपीएफ में जो पैसा आपका जमा है इसके बेसिस पे आप बैंक से लोन ले सकते हो। ठीक है, जैसे पीपीएफ पे ब्याज मोटा मोटी 8, 8.5% के आसपास का मिलता होगा। ठीक है, मुझे लगता है जो भी बैंक का रेट होता है ना, इंटरेस्ट रेट, उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो पीपीएफ में आपको जितने का ब्याज मिल रहा होगा उससे 1% ऊपर पे आपको लोन मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम पीपीएफ में जमा कर रखे हैं, 5 लाख रुपया मेरा जमा हो चुका है पीपीएफ में। ठीक है, कई सालों से जमा कर रहे थे, 5-6 सालों से 5 लाख रुपया जमा है। तो अगर मुझे पीपीएफ से पैसा विड्रॉ करना है तो विड्रॉ तो होता नहीं, लेकिन आप लोन ले सकते हो, तो उसी पीपीएफ के अमाउंट पे आपको लोन मिल जाएगा।
राइट। मान लीजिए आप 4 लाख रुपया उसमें से लोन ले लिए, तो आपको अब ब्याज जो देना पड़ेगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, जितना मिल रहा है उससे ज्यादा देना होगा। ब्याज आपको 8 साढ़े 8 मिल रहा होगा, तो आपको शायद 9.5-10% के आसपास देना पड़ेगा, 1.5-2% तक भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो जब आपने लोन लिया है पीपीएफ से और उसकी रीपेमेंट कर रहे हो, तो उसका डिडक्शन एटीसी में नहीं मिलता है। जब पीपीएफ खाते में आप पैसा जमा करते हो उसका मिलता है, लेकिन पीपीएफ खाते से जब आपने लोन लिया और उस लोन की पेमेंट कर रहे हो, उस लोन की पेमेंट कर रहे हो, तो उस वाली की डिडक्शन नहीं मिलती, यही बता रहा है यहां पे। कंट्रीब्यूशन मस्ट नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन ना। उसके बाद एनएससी का आपको डिडक्शन मिलता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एनएससी आपको कहां से मिलता है? पोस्ट ऑफिस से मिलता है। इस समय फिलहाल एनएससी का 8th इशू और 9th इशू चल रहा है। एनएससी का 8th इशू 5 सालों का है, 8वां इशू जो है ये इसका टेन्योर 5 साल है, और 9th इशू जो है इसका टेन्योर 10 साल का है। ठीक है। 9th इशू के डिसकंटिन्यू होने की भी बात हो रही है। ठीक है, अगर कुछ दिनों में डिसकंटिन्यू हो जाए तो ऐसा मत बोलिएगा सर आपने तो बोला था 10 साल का चल रहा है, तो डिसकंटिन्यू हो गया होगा। इस समय 8th और 9th इशू दोनों चल रहा है। ठीक है, 8वां इशू 5 साल का है, 9th इशू 10 साल का है। अब मुझे लगता है कि 10 साल वाला एनएससी बिक नहीं रहा होगा, तो गवर्नमेंट को लगा होगा क्या फायदा, इसको डिसकंटिन्यू कर दे, और हो सकता है चलता भी रहे। तो अगर आप ये खरीदते हो पोस्ट ऑफिस से तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ये पोस्ट ऑफिस में मिलता है। हालांकि इस समय फिलहाल कुछ बैंक को भी एनएससी बेचने की अथॉरिटी मिल गई है, कुछ बैंक भी एनएससी बेच रही हैं। बैंकों को अथॉरिटी रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन अभी फिलहाल 1 साल पहले तक तो यही था कि सिर्फ पोस्ट ऑफिस ही एनएससी बेचती थी, लेकिन फिलहाल में अब एनएससी बेचने की अथॉरिटी कुछ बैंकों को भी दी गई है, वो भी एनएससी बना के बेच सकते हैं। इफ कंट्रीब्यूशन इज मेड इन ज्वाइंट नेम्स द पर्सन हु हैज कंट्रीब्यूटेड द मनी इज एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन। अगर मान लीजिए एनएससी ज्वाइंट नेम से लिया जाता है, ठीक है, मान लीजिए मिस्टर ए एंड मिसेस ए के नाम से ज्वाइंट नेम से एनएससी को लिया गया, ये एक फिजिकल सर्टिफिकेट होता है जो आपको मिल जाता है, राइट। एनएससी में बीच में पैसा नहीं मिलेगा, इसका टेन्योर 5 साल है, तो 5 साल पे ही पैसा मिलेगा, चाहे कोई भी इमरजेंसी आ जाए, ये ब्रेक होके प्री मेच्योरिटी आपको पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, एनएससी में जो भी पैसा आप जमा करेंगे उसकी आपको डिडक्शन 1,50,000 जितने का भी आप एनएससी लेंगे वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। वैसे ही बिल्कुल जैसे कि पीपीएफ में जितना पैसा आप जमा करेंगे डिडक्शन मिलेगी। मैं जब भी बोलता हूं जितना पैसा जमा करेंगे उसकी डिडक्शन मिलेगी, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल सीलिंग 1.5 लाख रुपए जो है वो तो है ही, ऑब्वियसली उस 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। मैं बार बार हर जगह 1.5 लाख नहीं बोलता रहूंगा, राइट। तो मिस्टर ए और मिसेस ए के ज्वाइंट नेम से है, तो जिसने पैसा दिया है उसके नाम से उसी को डिडक्शन मिलेगी। एन इंडिविजुअल कैन क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट परचेज इन द नेम ऑफ हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड। हाँ, अगर हमने बीवी के नाम से, बच्चे के नाम से भी एनएससी खरीदा है तो भी हमें डिडक्शन मिल जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट, अब मैं आपको बताऊं एनएससी कितने साल का है, 8th इशू 5 साल का, हम इसी पे समझा देते हैं। मान लीजिए आपने एनएससी खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है, अभी इमीडिएट आपने खरीदा, नाउ आपने 1 लाख रुपए का खरीदा, तो आपको एटीसी में 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड पे, 1 साल के अंत पे आपको इस पे मान लीजिए ब्याज मिल जाता है 8,000 रुपया। तो क्या ये 8,000 रुपया का इस पे ब्याज बन गया? तो क्या ये ब्याज आपको मिल जाएगा? मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एनएससी का पैसा पूरा 5 साल का अंत हो जाएगा तब जाके मिलेगा, 5th ईयर के एंड पे मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 5th ईयर के एंड पे पूरा मेच्योरिटी एक साथ मिलता है, तो पहले साल का जो ब्याज है वो मिला नहीं हमको, तो जब मिला नहीं तो ये इसका भी एटीसी में क्या मिल जाता है आपको, डिडक्शन 8,000 रुपए का, क्योंकि एटीसी ये कहता है द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एनएससी इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। तो भाई मैंने 1 लाख रुपए दिया तो मुझे एटीसी में डिडक्शन मिल गया, अगले साल मेरा 1 साल बाद मेरा ब्याज बना 8,000 रुपए का, मुझे मिला कहां? तो वो पैसा भी तो इन्वेस्ट हो गया ना एनएससी में, ये पैसा मुझे मिला तो ही ना ब्याज, ये एनएससी में इन्वेस्ट हो गया मेरा पैसा, इसलिए एटीसी में डिडक्शन मिल जाता है। फिर सेकेंड ईयर का ब्याज भी ऐसे ही मिल जाएगा डिडक्शन, 3rd ईयर भी मिल जाएगा ऐसे ही, 4th ईयर भी ऐसे ही मिल जाएगा। 5th ईयर का पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा क्योंकि 5वें साल पे मेच्योरिटी हो जाएगी। भाई ब्याज तो आएगा इस साल का भी 8,000 रुपया, मैं कहां मना कर रहा हूं, लेकिन इस साल का पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ, इस साल तो पूरा पैसा ही मिल गया, पुराना इंटरेस्ट 1 लाख रुपया सब मिल गया मेरा। मतलब अगर 8,000 रुपए का 5 साल ब्याज मिला है तो 40,000 और 1 लाख, 1,40,000 रुपए की मेच्योरिटी हो गई यहाँ पे, तो 1,40,000 की मेच्योरिटी हो गई। तो क्या इस 80 इसका 8,000 का एटीसी मिलेगा? नहीं, एटीसी इसका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 10 साल वाली एनएससी में 10वें साल वाले का नहीं मिलेगा एटीसी,
आखिरी वाले साल का नहीं मिलेगा। डिडक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन एक्रूड इंटरेस्ट विच इज री इन्वेस्टेड, दैट इज इंटरेस्ट अप टू पेनल्टीमेट ईयर। पेनल्टीमेट ईयर का मतलब क्या होता है? एन ईयर बिफोर लास्ट ईयर को पेनल्टीमेट ईयर बोलते हैं। व्हाट इज पेनल्टीमेट ईयर? अ ईयर बिफोर लास्ट ईयर। अब ईयर बिफोर लास्ट ईयर ऑफ लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड 5 साल है एथ इशू में, तो उससे पहले वाले साल तक का डिडक्शन आपको एटीसी में ब्याज का मिल जाएगा, आखिरी वाले साल का ब्याज का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एनएससी का ब्याज टैक्सेबल होता है कि एग्जेम्प्ट, ये कोई बताएगा? टैक्सेबल होता है। तो देखिए होता क्या है कि एनएससी का जो भी इंटरेस्ट हर साल एक्रू हो रहा है, ये मेरे आईयूएस की इनकम बनेगी, 5 साल की बनेगी, लेकिन पहले 4 साल तक मुझे एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी, 5वें साल का ब्याज का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली पहले 4 साल पे जो एनएससी पे ब्याज आया उस पे मुझे टैक्स नहीं पे करना पड़ता, क्योंकि जितना मेरा आईयूएस की इनकम बनेगी उतना ही एटीसी में डिडक्शन। 8,000 आईयूएस में इंटरेस्ट की इनकम और 8,000 रुपए की डिडक्शन, लेकिन 5वें साल आईयूएस में इंटरेस्ट की इनकम तो बनेगी 8,000 रुपया, लेकिन डिडक्शन नहीं मिलेगा 8,000 रुपए का। ठीक है, ध्यान से सुन रहे हैं ना आप? बड़ी मेहनत से आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। Contribution for participating in the unit linked insurance plan ULIP of the Unit Trust of India UTI और ULIP of LIC। मतलब ये क्या कह रहा है? ULIP अगर आप लेते हो UTI का, ULIP आप लेते हो ULIP आप लेते हो ULIP आप लेते हो UTI का या फिर LIC का, तो आपको डिडक्शन मिलेगी एटीसी में। अब ये ULIP क्या चीज है? म्यूचुअल फंड का मैंने ये बताया हुआ है यूलिप क्या होता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं फोकस करूंगा। देखिए म्यूचुअल फंड हमारे देश में बहुत बिकता है, इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर की शायद ही कोई ऐसी कंपनी बची हो जो म्यूचुअल फंड नहीं बेचती। हम हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन जानकारी नहीं है। अब जानकारी नहीं है तो इसलिए हम स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्टली पैसा लगाते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। हम म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा देते हैं, वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है ताकि मेरा रिटर्न मैक्सिमाइज हो सके। मेरी नॉलेज नहीं भी है तो भी हमें स्टॉक मार्केट का आनंद मिल सके इनडायरेक्टली, राइट? ये स्टॉक मार्केट के रिटर्न का आनंद मिल सके। तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी क्या किया पता है? यही म्यूचुअल फंड जैसा प्रोडक्ट बेचना शुरू किया जिसका नाम रखा यूलिप। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को आईआरडीए गवर्न करता है और आईआरडीए ये कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बेचेगी उसमें इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं? इंश्योरेंस कवर कर देते हैं, कहते हैं कि ठीक है आप 1-1 लाख रुपए की 5 प्रीमियम दीजिए, इंटू 5 साल तक आप दीजिएगा, हम 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस कर देते हैं आपकी। 10 लाख रुपए की सम एश्योर्ड है, अगर बीच में मरे तो 10 लाख रुपए मिलेगा। 10 टाइम्स का ये लोग इंश्योरेंस कर देते हैं। और 10 टाइम्स का क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता ही है कि इंश्योरेंस सम एश्योर्ड का 10% तक की डिडक्शन मिलती है एटीसी में। ठीक है ना? तो इसी तरीके का ये लोग कर देते हैं, यूलिप बेचते हैं इस तरीके से, और ये पैसा जो 1 लाख रुपए लिए ये स्टॉक मार्केट में लगता है और उसी के हिसाब से ये रिटर्न मैक्सिमाइज होता है। तो अगर आप यूलिप भी खरीदते हो तो आपको एटीसी में डिडक्शन मिलेगी। यूलिप आप किसका खरीद सकते हो? इंश्योरेंस कंपनी का या फिर यूटीआई का। कंट्रीब्यूशन कैन बी मेड इन द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सच इंडिविजुअल, अपने नाम से ले लीजिए, बीवी के नाम से ले लीजिए, बच्चे के नाम से ले लीजिए, एचयूएफ किसी भी मेंबर ऑफ द एचयूएफ के नाम से ले लीजिए। अभी तक सब में यही पढ़ रहे हो कि इंडिविजुअल है तो अपने नाम से ले ले, बीवी बच्चों के नाम से ले ले, और अगर एचयूएफ है तो किसी भी मेंबर के नाम से ले ले। हर जगह यही पढ़ रहे हैं आप। सम पे टू effect and keep in force a contract for notified annuity plan of LIC। आप annuity plan of LIC ले सकते हो। What is this annuity plan of LIC? देखिए इंश्योरेंस कंपनी की कोई भी दूसरी आप पॉलिसी लेंगे, अभी हम एन्युटी की बात नहीं कर रहे हैं, एन्युटी प्लान की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप हर साल कुछ ना कुछ पैसा देते हैं, तो 20 साल बाद आपको इकट्ठा पैसा मिल जाता है। अब ये एन्युटी प्लान एकदम उल्टी चीज है। ठीक है, हम क्या कहते हैं इसमें? हम कहते हैं कि हम क्या करेंगे इसमें, आज लमसम पैसा जमा करेंगे। ठीक है, हम एन्युटी प्लान में ऐसे कहते हैं हम 60 साल में रिटायर कर जाएंगे, फिर पता नहीं हम कमाएंगे नहीं कमाएंगे, तो उसका इंतजाम अभी से कर लेते हैं। हम इंश्योरेंस कंपनी में पैसा आज बल्क दे देते हैं, भैया आज मेरे पास पैसे हैं, हम आज बल्क पैसा दे दिए 20 लाख रुपया। ठीक है,
और अब इंश्योरेंस कंपनी हमको हर साल कुछ ना कुछ पैसा देगी एक सर्टेन एज के बाद, जब भी हम चाहते हैं। तो मे भी 60 ईयर्स हम ऑप्ट कर लेते हैं, तो 60 साल के बाद हर साल हमको कितना मिलेगा, एक स्पेसिफाइड अमाउंट हर साल या हर महीने मिलेगा 60 साल के बाद। तो इस तरीके की पॉलिसी जिसमें आप एक बार में बल्क पैसा देते हो और आपको टुकड़ों में पैसा मिलता है आफ्टर अ सर्टेन एज, तो इसे हम कहते हैं एन्युटी प्लान। अगर आप इस तरीके का प्लान लेते हो LIC का, लेकिन सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। फिर क्या है, अगर आप म्यूचुअल फंड का ELSS खरीदते हो, क्या होता है ELSS? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ग्रेटर इज इक्वल टू 80% फंड इन्वेस्टेड इन इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब म्यूचुअल फंड के बारे में जब भी कभी बताया है, तो ये बताया कि म्यूचुअल फंड कई सारे स्कीम्स बेचती है, ठीक है, क्योंकि सबका रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है, ठीक है। मैं 100% इक्विटी में पैसा लगाना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन आप नहीं लगाना चाहते हो सकता है आपका रिस्क एपेटाइट कम है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी भी अलग अलग तरीके का म्यूचुअल फंड बेचती है। एक म्यूचुअल फंड बेचेगी जिसमें कहेगी कि लाओ 100 रुपया, हम तुम्हारा 50 रुपया इक्विटी में लगाएंगे, 50 रुपया डेप्ट में लगाएंगे, ताकि ज्यादा रिस्क ना रहे। डेप्ट पे कम से कम कंटिन्यूअस इंटरेस्ट तो बनता रहेगा आधे पैसे पे। सो इफ एनी म्यूचुअल फंड कंपनी हैज इन्वेस्टेड 80% or more of its fund, greater is equal to 80% of its fund into equity share of domestic company, तो वो म्यूचुअल फंड क्या कहलाता है? ELSS। हालांकि आपने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड भी पढ़ा हुआ है, उसमें क्या होता है 65% या उससे ज्यादा पैसा अगर इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी में लगा है तो उसको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहते हैं, ठीक है। जैसे ELSS अगर है तो क्या वो इक्विटी ओरिएंटेड है? वो तो इक्विटी ओरिएंटेड है ही है, क्योंकि ELSS में तो 80% या उससे ज्यादा कहां लगा हुआ है? इक्विटी शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। तो हर ELSS इक्विटी ओरिएंटेड तो है ही, ठीक है। तो अगर आप ELSS में पैसा लगाओगे तो ATC में छूट मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे तो ATC में छूट नहीं मिलता, ELSS के लिए छूट मिलती है। ATC में छूट मतलब डिडक्शन को ही बोल रहे हैं। फिर क्या है, अगर आप नेशनल हाउसिंग बैंक का टर्म डिपॉजिट कराते हो, ठीक है, NHB का, शॉर्ट में लिख लीजिए, NHB का आप FD कराते हो तो आपको ATC में डिडक्शन मिल जाएगी। फिर है एनी सम पेड एज सब्सक्रिप्शन टू अ नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम। ये कौन सी डिपॉजिट स्कीम है? अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी का कोई डेप्ट आता है मार्केट में और आप वो खरीद लेते हो, ये कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो अल्टीमेटली पैसा पता है कहां लगाएगी? इंफ्रास्ट्रक्चर में। पब्लिक सेक्टर कंपनीज engaged in providing long term finance for construction or purchase of houses in India for residential purposes। ऐसे समझिए, आपको पैसा लगाना है, you will invest money in debt of पब्लिक सेक्टर कंपनी और कोई अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, आप इसके डेप्ट में इन्वेस्ट करोगे, यू इन्वेस्ट इन सच डेप्ट, ठीक है, तो आपको ATC में डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। अब ये फाइनली कहां पैसा लगाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों को लोन देगा, जो लोग रोड बिल्डिंग ये सब बना रहे हैं तो उनको आप पैसा दोगे। अल्टीमेटली जो लोग भी फाइनेंस करते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो ऐसी कंपनियों को पैसा जल्दी मिले ये गवर्नमेंट चाहती है। तो हम आम जैसे लोगों को गवर्नमेंट क्या कह रही है कि उन कंपनियों को पैसा दो, तो हम आपको ATC में डिडक्शन दे देंगे जो लोग फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नेसेसिटी है और बरसों से ये हमारे देश की बेसिक नेसेसिटी बनी भी हुई है।
आज भी सच पूछे तो हमारा देश इन 3 चीजों से ऊपर नहीं आ पाया है कि बेसिक नेसेसिटी की डेफिनेशन में कुछ और किया जाए। जैसे यूएस में अगर हम देखेंगे तो बेसिक नेसेसिटी में एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे हमारे देश में सबसे सस्ता लोन पता है क्या है? रोटी और कपड़े के लिए तो कोई लोन होता नहीं है भाई कि रोटी खाने के लिए चले बैंक से लोन ले लें कि 2 रोटी खाएंगे आज, ऐसा तो होता नहीं है। राइट, रोटी कपड़े के लिए तो लोन नहीं होता, लेकिन मकान के लिए लोन होता है और वो हमारे देश में सबसे सस्ता लोन है क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी में आता है। जो देश की बेसिक नेसेसिटी होती है वो लोन उतना सस्ता होता है। राइट, जैसे आप यूएस में अगर बात करेंगे तो सबसे सस्ता वाला जो लोन है वो पता है क्या है? वो है एजुकेशन लोन, बिकॉज वो सबसे बड़ी बेसिक नेसेसिटी मानी जाती है। हमारे देश में एजुकेशन को उतनी बड़ी नेसेसिटी नहीं मानी जाती जितना अभी हाउस को नेसेसिटी मानी जाती है। और इसमें बुरा नहीं है, तो ऐसे मत सोचिएगा अरे ये क्या, ये तो बड़ी गलत बात है, एजुकेशन को बड़ी प्रायोरिटी देनी नहीं जरूरत है। एजुकेशन का अचार डालोगे, रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है, दैट्स इवन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हालांकि अब लोगों में मेच्योरिटी आ रही है और लोग इस बात को समझने भी लग गए हैं कि दे कैन इवन लिव इन रेंटेड हाउस बट दे नीड टू लिव अ गुड लाइफ, ठीक है। एजुकेशन की प्रायोरिटीज पब्लिक अपने आप से समझ रही है। सरकार अभी रोटी कपड़ा और मकान पे प्रायोरिटी दे रही है और सस्ते लोन भी देती है। इसीलिए अगर आप मकान खरीदते हो या मकान बनवाते हो या फिर आप लोन लेके मकान खरीदते हो या फिर आप बिल्डर से ही इंस्टॉलमेंट पे मकान खरीदते हो, तो जो आप पैसा देते हो उसकी आपको एटीसी में छूट मिलती है। मैं समझाता हूं आपको। देखिए, आपने हाउस बाई कर लिया, ठीक है, 30 लाख रुपीस देके, तो आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? डिडक्शन तो बस 1.5 लाख रुपया है ना, तो डिडक्शन 1.5 लाख मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने हाउसिंग लोन ले लिया, ठीक है, हाउसिंग लोन ले लिया, तो मैं हाउस का पैसा टुकड़ों में दूंगा। अब हाउसिंग लोन ले लिया मैंने, तब तो मैं क्या करूंगा, हर साल जितना मैं हाउसिंग लोन में, आप क्या पे करते हो जब आप हाउसिंग लोन लेते हो? तो आप ईएमआई पे करते हो। हाउसिंग लोन में आप ईएमआई पे करते हो और ईएमआई के 2 टुकड़े होते हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल, ठीक है, और दूसरा होता है इंटरेस्ट पोर्शन, ठीक है। एक है प्रिंसिपल पोर्शन, दूसरा है इंटरेस्ट पोर्शन। ये जो प्रिंसिपल पोर्शन है इसकी आपको एटीसी में डिडक्शन मिलती है, ये मिलेगी आपको, ठीक है। तो हम तो प्रिंसिपल हर साल पे करते रहेंगे तो हर साल ये डिडक्शन मिलती रहेगी हमको। अच्छा, अगर हमने हाउस बाई किया है ऑन इंस्टॉलमेंट, देखिए बहुत सारे फ्लैट आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाते हैं ऑन इंस्टॉलमेंट फ्रॉम बिल्डर ही हमें इंस्टॉलमेंट दे रहा है, ठीक है। उसने हमसे लिया पहले साल इंस्टॉलमेंट 2 लाख रुपया, तो ठीक है भाई, 2 लाख में से 1.5 लाख रुपए डिडक्शन मिली ना। अगले साल सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का ये है, सेकेंड ईयर फिर उसने हमसे इंस्टॉलमेंट ली 2 लाख रुपया, तो फिर हमको डिडक्शन मिल जाएगा 1.5 लाख रुपया। तो एक बार में मकान खरीदने से ज्यादा अच्छा पता है क्या है? आप लोन लेके मकान खरीदिए, आपको ज्यादा फायदा होता है। आपको ब्याज देना पड़ेगा लेकिन इनकम टैक्स में छूट उससे ज्यादा मिल जाएगी, आपको हर साल 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैं कहूंगा कि 30 लाख रुपए का आपने लोन लिया है, तो आपका ब्याज साल भर का कितना बनेगा? आइए समझाता हूं आपको। आपको 30 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा? आज आपको होम लोन मिलेगा 8% के रेट पे, तो 2,40,000 रुपए का आपको वो बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी, ठीक है, डिडक्शन मिल जाएगी अगर आप लोन लेते हो तो, ठीक है। 1.5 लाख रुपए का आपने डिडक्शन पा लिया, 1.5 लाख रुपए पे आपका टैक्स कितना बच जाएगा? इंटू 30%, यानी आपका 45,000 रुपए का टैक्स बच गया। यानी मोटा मोटी आपका ब्याज कितना आया? आपका ब्याज आया 2,40,000 में से 45,000 रुपए घट गया, तो आपका ब्याज आया 1.95 लाख। इतना ही तो खर्चा लगा आपके ब्याज का, ठीक है। 30 लाख रुपए पे 1.95 लाख का ब्याज है, यानी कितना आपको इंटरेस्ट का रेट पड़ा? 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 30 लाख। अगर नहीं समझ रहे तो मत जोड़ दो दिमाग पे, अब ये सब तेज वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। 6.5% का ब्याज पड़ा,
अब बताओ 6.5% पे आपको मोटा मोटी लोन पड़ रहा है, लेने में क्या बुराई है? उससे ज्यादा तो हम कहीं इन्वेस्ट करके भी कमा सकते हैं। पैसा है तो भी अपना पैसा इन्वेस्टेड रहने दो, क्योंकि आपका पैसा कहीं भी इन्वेस्टेड होगा, आप इससे ज्यादा कमा रहे होगे कि नहीं कमा रहे होगे। क्या करने, आप मकान खरीदो अपने पैसे से, लोन लेके खरीदो। समझ में आई बात? हम कैसे बोल रहे हैं, हम फिर से बोल देते हैं जिनको नहीं समझ में आया। जैसे 30 लाख रुपए का मकान है, हम लोन लेके खरीद रहे हैं, तो लोन पे हमको ब्याज देना पड़ेगा 8% का। हमने कहा ठीक है 2,40,000 ब्याज दे देंगे, लेकिन हमको 1.5 लाख रुपए की अब डिडक्शन भी तो हर साल मिलेगी, तो 1.5 लाख रुपए मेरा डिडक्शन की वजह से इनकम कम हो जाएगी। हम 30% स्लैब में फॉल कर रहे हैं, तो मेरा 30% टैक्स बच जाएगा। ठीक है, 45,000 रुपए का टैक्स बच जाएगा। अब 45,000 रुपए का मेरा टैक्स बच जाएगा, तो मेरा इंटरेस्ट का खर्चा, भाई 2,40 का इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन 45,000 टैक्स भी तो बचा रहे हैं लोन की वजह से। लोन की वजह से इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो लोन की वजह से टैक्स भी तो बच रहा है। तो मेरा अल्टीमेटली हम मान के चलने की इतना ही तो इंटरेस्ट के नाम पे गया, बाकी तो टैक्स की बचत हो गई। तो मेरा जो अगर 30 लाख रुपए पे मुझे इतना ही देना पड़ा, तो मेरा ब्याज बैठा 6.5% का। तो लोन लेके ही मकान खरीदते हैं ना, क्या फायदा पैसा लगा के खरीदने से? हमारा पैसा जहां इन्वेस्टेड है पड़ा रहने देते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा रिटर्न कमा ही रहे होंगे हम इससे तो। ठीक है, तो एनी पेमेंट फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। द इनकम ऑफ विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और सभी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम चार्जेबल टू टैक्स होती है, ये मैं कई बार बता चुका हूं। इवन जिस हाउस में आप रहते हैं वो भी चार्जेबल टू टैक्स ही होता है, तभी तो लेकिन उसकी एनएवी नील होती है, वो चार्जेबल टू टैक्स है, राइट। या फिर आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हो अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग। सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब हम खुद ही पैसा दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं धीरे धीरे, तो ठीक है डिडक्शन मिलेगी आपको एटीसी के तहत। ठीक है, एनी इंस्टॉलमेंट ड्यू टू एनी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ विच द एसईसी इज अ शेयर होल्डर और मेंबर टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी अलॉटेड टू हिम। देखिए आजकल ये नौटंकी चल रही है मार्केट में, जो मैंने आपको बताया था कि लोग मकान नहीं बेचते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं जिसकी आपको मेंबरशिप बेचते हैं, बताया है कि नहीं पहले भी। ठीक है, तो आपको मेंबरशिप बेचते हैं, तो आप उस मेंबरशिप के लिए जो पैसा दे रहे हैं उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी एटीसी के तहत। हाँ मिल जाएगी, अरे यार इनकम टैक्स तो समझ ही रहा है कि वो मकान का पैसा है। ठीक है, मिल जाएगी। और उसमें क्या लिखा होता है मेंबरशिप में कि इस मेंबर को ये वाला फ्लैट की सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, यही तो लिखा रहता है। रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट बोरोड बाय द एसएससी फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन। अगर आप इन सब से लोन लेते हो, स्पेसिफाइड पर्सन से, ये लोन की बात हो रही है, इनसे अगर आप लोन लेते हो तो आपको लोन का जो प्रिंसिपल सम रीपे करोगे उसकी डिडक्शन मिलेगी। जब आप लोन को रीपे करोगे तो आप ईएमआई पे करते हो, ठीक है, कि हर महीने आप 2 लाख रुपया रीपे कर रहे हो, या हर महीने 2 लाख ज्यादा हो गया, हर महीने 25,000 रुपया आप रीपे कर रहे हो, तो 25,000 रुपए में से प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट कितना अलग अलग कीजिए, जो प्रिंसिपल वाला सम है वो आपको डिडक्शन मिलेगा एटीसी में। किनसे आप खरीद रहे हो, तो ये यहां पे लिखा हुआ है कि किनसे आप अरे लोन किससे आप लिए हो, ये है पर्सन जिनसे आप लोन ले सकते हो। तो इस पे ज्यादा फोकस करने की हमें तो नहीं लगता आवश्यकता है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लियो, स्टेट गवर्नमेंट से लियो, बैंक से लियो किसी लोन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी हाउसिंग लोन देता है, नेशनल हाउसिंग बैंक से आप लोन लिए हो, ठीक है। आप अपने एम्प्लॉयर से लोन लिए हो, एसएससी एम्प्लॉयर से अपने लोन लेता है, जहां की एम्प्लॉयर एक अथॉरिटी है या एक बोर्ड है, ठीक है, जो कि सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट में फॉर्म हुआ है। जैसे ICI इज एन अथॉरिटी, ICSI इज एन अथॉरिटी, ICMAI इज एन अथॉरिटी, ठीक है, दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेंट्रल लॉ। तो इनके जो एम्प्लॉयज होंगे वो अपने अगर इन अथॉरिटी से लोन ले लेंगे तो डिडक्शन मिलेगा एटीसी में प्रिंसिपल सम का। और या फिर आपका एम्प्लॉयर एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता कि अगर हम प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयर हैं, अपने एम्प्लॉय को अगर हाउसिंग लोन दे दें तो उसको एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलेगी प्रिंसिपल सम की, जब वो मुझे रीपे करेगा तो उसकी नहीं मिलेगी। अब ये सरकार को इतना भरोसा नहीं होता ना कि अब ये प्राइवेट कंपनी है, पता नहीं क्या टैक्स प्लानिंग सब बैठ के कर रहे होंगे, बड़ी बड़ी कंपनी पे भरोसा थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, जब हम मकान खरीदते हैं तो स्टैम्प पेपर का खर्चा लगता है, रजिस्ट्रेशन फी ये सब लगता है, तो क्या इसकी भी डिडक्शन मिलेगी? हाँ, इसकी भी डिडक्शन मिलेगी। फिर है नोट, एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द डिडक्शन इज अलाउएबल अंडर सेक्शन 24 इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। 24 में ब्याज की डिडक्शन मिलती है,
ठीक है, और हमको यहाँ पे प्रिंसिपल सम की डिडक्शन मिलती है, ये बात बहुत क्लियर है। तो वही बता रहे हैं कि जो 24 में डिडक्शन मिलती है ना जिसकी, वो नहीं मिलेगी, तो वहां ब्याज की मिलती है, यहाँ प्रिंसिपल सम की मिलेगी। ठीक है, अगर आप लोन लेते हो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है एटीसी में, हाउसिंग लोन की मिलती है। ठीक है, घर के लिए, अपना घर रहने के लिए आप घर ले रहे हो उसकी मिलती है। ठीक है, रीपेमेंट, हाँ रहने के लिए लेट आउट करोगे आप चाहे कुछ भी, ठीक है, आप हाउस प्रॉपर्टी के लिए लेते हो, रेजिडेंशियल के लिए लेते हो तो आपको डिडक्शन मिलती है। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर रिपेयर, अल्टरेशन, रिनोवेशन, एडिशन इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। ये मकान खरीदने के लिए, बनवाने के लिए, रिपेयर रेन्यूअल के लिए आपको प्रिंसिपल सम की डिडक्शन नहीं मिलती। हालांकि सेक्शन 24 में जो ब्याज की डिडक्शन मिलती है वो मकान बनवाने के लोन का ब्याज और मकान रिपेयर कराने के लोन का ब्याज, दोनों की डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, 24 में 24B याद है ना, हाउस प्रॉपर्टी में सीखे थे, 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल होता था, और वो 24B आपको इंटरेस्ट कौन से लोन का मिलता था डिडक्शन, चाहे वो लोन परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए हो, चाहे वो रिपेयर रिन्यूअल के लिए हो। लेकिन यहां पे आपको प्रिंसिपल सम का मिलता है, ब्याज का नहीं मिलता, पहली बात तो, और वो भी प्रिंसिपल सम के कौन से लोन का, जो आपने परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। ठीक है, अच्छा, उस प्रॉपर्टी को आप 5 साल के भीतर बेच भी नहीं सकते हो। अगर मान लीजिए आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो बेचने के लिए तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, 5 साल के अंदर आप बेच नहीं सकते हो, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, द प्रॉपर्टी जिस पे आपने डिडक्शन लिए वो 5 साल के भीतर नहीं बेच सकते। अगर आप बेच दोगे तो क्या होगा, ये सब अभी आगे आएगा, चिंता नहीं। ठीक है ना, एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन डिवेंचर और इक्विटी शेयर ऑफ एन एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल। ठीक है, एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल क्या है, मतलब अगर कैपिटल रेस कौन कर रहा है, एक ऐसी पब्लिक कंपनी रेस कर रही है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है खुद ही, मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाली कंपनी अगर है, वो अपना शेयर रेस कर रही है, डिवेंचर रेस कर रही है, आप उसमें पैसा लगाएंगे, एटीसी में छूट मिल जाएगी। सब्सक्रिप्शन टू यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, अच्छा, अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, जो म्यूचुअल फंड पैसा कहां लगाएगा पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। ठीक है, वो इन्वेस्ट करेगा एक ऐसी कंपनी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी एटीसी में। समझे क्या बोल रहा है यहां पे, आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है, और म्यूचुअल फंड पैसा कहां लगाएगा, म्यूचुअल फंड पैसा कहां इन्वेस्ट करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा इसमें, एक ऐसी कंपनी में, एक ऐसी कंपनी में जो फर्दर कहां इन्वेस्ट कर रही है, एक ऐसी कंपनी में जो फर्दर इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। भाई म्यूचुअल फंड कंपनी तो शेयर्स में ही पैसा लगाते हैं, तो अगर वो म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसे कंपनी के शेयर्स में, डिवेंचर्स में पैसा लगा दे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने वाली है, तो आप उस म्यूचुअल फंड कंपनी का जो यूनिट खरीदे हैं उसकी भी आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप बैंक में 5 साल का एफडी करा ले, ठीक है, एफडी करा लीजिए बैंक में 5 साल वाली, तो आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाती है। बस सिंपल बैंक में जाके 5 साल की एफडी करा लीजिए। ठीक है, कभी आप बैंक गए हो, कभी भी गए हो, तो क्या आपने देखा है बैंक की दीवारों पे एफडी रेट चार्ट ऐसे चिपका रहता है, एफडी रेट चार्ट, उसमें लिखा रहेगा 3 महीने की एफडी का ब्याज, 6 महीना, 12 महीना, फिर 24 महीना, 36 महीना, 48 महीना, 60 महीना, फिर लिखा होगा 8 साल, मान लीजिए 96 महीना, 10 साल 120 महीना, और सबका ब्याज लिखा होगा। 3 महीने पे मान लीजिए 4.5%, 5%, 6%, 6.5%, 7%, 7.5%, तो यहाँ पे होगा 6.5%। चलिए अब इसके आगे का हटा ही देते हैं, काम बताऊँ, जो समझाना है वो समझा दें आपको। अब ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, रेट बढ़ते जा रहा है, 4.5 से 5, 5 से 6, 6 से 6.5, जितने आप लंबी एफडी कराएंगे उतना ब्याज ज्यादा मिल रहा है, रेट इंक्रीज कर दे रहा है। 36 महीने पे 7 है, फिर 48 पे 7.5, लेकिन 60 महीने पे ये क्या लिख दिया मैंने, गलती से लिख दिया क्या 6.5? नहीं, गलती से नहीं लिखा, यही होता है। आपको 60 महीने की एफडी पे कम हो जाता है ब्याज। क्यों होता है? क्योंकि 60 महीने की एफडी पे आपको एटीसी में डिडक्शन मिलती है, ये बैंक बात जानती है
कि भाई 60 महीने की एफडी करा रहा है तो एटीसी में डिडक्शन लेगा इसका, तो इसको तो छूट मिलेगी, तो वो तो करवाएगा ही करवाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ना इनकम टैक्स की वजह से बिक जाता है, इसलिए बैंकों को टेंशन नहीं होती, वो लोग कम ब्याज देते हैं इस पे। ठीक है, तो कभी भी अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। फिर नोटिफाइड बॉन्ड इशूड बाय नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का आपको बॉन्ड खरीदना है, बॉन्ड ऑफ नाबार्ड रख लीजिए, नाबार्ड का आप बॉन्ड खरीदेंगे आपको डिडक्शन मिल जाएगी एटीसी में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये पोस्ट ऑफिस में खुलता है, आप जाइए पोस्ट ऑफिस में बोलिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खुलवाना है, 60 साल से ऊपर के हो तभी ये खुलेगा, और 5 साल का आपको डिपॉजिट कराना होता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। पोस्ट ऑफिस में जाइए बोलिए 5 साल का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत मेरा पैसा जमा कर लीजिए। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में 5 ईयर का डिपॉजिट होता है, सीनियर सिटीजन के लिए बस होता है। ठीक है, इस पे ब्याज भी बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब नॉर्मल ब्याज से थोड़ा ज्यादा मिलता है इस पे, इसकी एटीसी में डिडक्शन भी मिल जाएगी। पोस्ट ऑफिस में जाइए और 5 साल का टाइम डिपॉजिट करा लीजिए, 5 साल की एफडी करा लीजिए, उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। तो आप कहेंगे यहाँ ये और ये अलग अलग क्यों लिखा हुआ है? अरे भाई अलग अलग लिखा ही जाएगा, ये डिफरेंट प्रोडक्ट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ठीक है, और 5 साल का नॉर्मल टाइम डिपॉजिट कोई भी करा सकता है, लेकिन ये वाला सिर्फ सीनियर सिटीजन ही करा सकते हैं। ठीक है, तो इस पे भी डिडक्शन है एटीसी की, इस पे भी डिडक्शन है, इस पे ब्याज ज्यादा है 14 नंबर वाले पे, 15 वाले पे ब्याज थोड़ा कम होता है। तो ये थी सारी डिडक्शन जो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ दोनों को मिलती है। अब हम जानने जा रहे हैं वो डिडक्शन जो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है। ठीक है, पेमेंट बाय एन इंडिविजुअल इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कम्यूटेबल डिफर्ड एन्युटी। ठीक है, अगर एक इंडिविजुअल नॉन कम्यूटेबल का मतलब इन पार्ट्स टुकड़े में आपको पैसा आएगा एन्युटी के जरिए, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब ये क्या चीज होता है, आप पेमेंट एक बार करते हैं, टुकड़े में पैसा आपको आते रहता है। ठीक है, तो ऐसी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी एटीसी में। Any sum deducted from salary of a government employee for the purpose of securing him a deferred annuity or making provision for his wife or children। अच्छा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, और आपकी तनख्वाह से कुछ पैसे काटे जाते हैं ताकि आपको एन्यूटी दी जाएगी। ठीक है, डिफर्ड एन्यूटी दी जाएगी, मतलब आपसे कहा गया कि 60 साल के बाद फिर हर महीने इतना इतना पैसा मिलता जाएगा, इसलिए अभी इतना पैसा काट लिया जा रहा है सरकारी स्कीम के तहत। ठीक है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी, 20% ऑफ सैलरी तक की डिडक्शन मिल जाएगी। आपकी सैलरी कितनी है, मान लीजिए 5 लाख रुपया, और इसका 25% जो है डिडक्ट कर लिया जाता है और वो डिपॉजिट कर दिया जाता है एन्यूटी प्लान में गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो 1,25,000 रुपये काट लिया जाता है। आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी, जमा तो आपका इतना हुआ है, आपको एटीसी में डिडक्शन कितनी मिलेगी, 20% ऑफ सैलरी, 5 लाख का 20% यानी कि 1 लाख रुपया। कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर आप स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में डालते हो तो भी आपको एटीसी में डिडक्शन मिलती है, ये आप सैलरी चैप्टर में ही पढ़ रखे हो। ठीक है, हालांकि इन प्रोविडेंट फंड से आप अगर लोन लेते हो तो लोन रीपे भी करोगे तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। यही चीज आप पीपीएफ में भी पढ़े थे कि भाई पीपीएफ में पैसा डालते हैं डिडक्शन मिलती है, लेकिन अगर पीपीएफ से हम लोन उठा लिए और उसको रीपे कर रहे हैं तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी कि अगर आप रीपेमेंट कर रहे हो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से उठाए पैसे पे, तो उसकी डिडक्शन नहीं है। सुपर एन्युएशन फंड में पैसा डालोगे तो उसकी भी डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में पैसे डालते हैं तो उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम क्या है, ये बिटिया के लिए ये अकाउंट खुलवाया जाता है, जिनकी बेटी है वो ये अकाउंट खोल सकते हैं, और इसमें हर साल पैसे आप डालते जाएंगे और पैसा निकलेगा कब, जब बेटी 18 साल की होगी थोड़ा सा पैसा उस समय निकलेगा, फिर जब 21 साल की होगी तो बैलेंस पैसा उस समय निकलेगा। ठीक है, तो ये बेटियों के लिए पैसा डिपॉजिट करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो इसमें अगर पैसा डालेंगे तो एटीसी के तहत डिडक्शन मिलेगी, इस पे ब्याज भी ज्यादा मिलता है। ठीक है, ये मोदी जी ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम लॉन्च किए हैं। ठीक है, अच्छा, अगर बिटिया खुद ही कमाती है तो वो भी डिडक्शन ले सकती है इसका, हाँ ले सकती है। ठीक है, वो अपना पैसा जमा करे। क्या माइनर लोगों की भी इनकम आती है, माइनर लोगों की इनकम होती है? हाँ होती है, आपने सीखा है।
अगर माइनर अपने टैलेंट से पैसा कमा रहा है या अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा है, मैनुअल वर्क से या फिर टैलेंट से पैसा कमा रहा है, तो वो उसकी इनकम है। ठीक है, उस इनकम को अगर वो सुकन्या समृद्धि, वो बेटी है, ठीक है, खुद ही अपने टैलेंट से कमाती है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में पैसे डालेगी तो डिडक्शन मिलेगा, आंसर इज यस। लेकिन उस सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम पे जो ब्याज आएगा वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करती है जिसकी इनकम टैक्सेबल है, तो वो टैक्सेबल किसके हाथ में होती है? पेरेंट्स के हाथ में। आपने ये बात बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है कि टैलेंट की इनकम तो बच्चे की इनकम है, लेकिन उस टैलेंट की इनकम को इन्वेस्ट कर दिया जाए तो जो इनकम आएगी वो किसकी है? वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती है, राइट। तो लेकिन इन्वेस्टमेंट की जो डिडक्शन है वो किसको मिलेगी? वो बच्चे को मिलेगी। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट की जो इनकम आएगी वो किसकी होगी? पेरेंट्स की होगी। लेकिन जानने वाली बात यह है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम पे जो ब्याज होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, सेक्शन 1015 में, ये आप पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, कितनी सारी बात लगे हाथ बतानी पड़ती है कि ये इनकम का क्या होगा, वो क्लब होती है। लेकिन आप कहेंगे कि सुकन्या समृद्धि के समय बताए थे क्लब होती है, तो सुकन्या समृद्धि तो एग्जेम्प्ट होती है, तो ये भी बता रहे। कहां कहां की बात सोच सोच के बतानी पड़ती है आपको। इंडिविजुअल खुद बेटी अपने नाम से ले सकती है, या फिर अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है तो आप उसके नाम से खुलवा सकते हैं। ठीक है, उस गर्ल चाइल्ड के आप लीगल गार्जियन हैं तो आप खुलवा सकते हैं। देन पेंशन फंड सेटअप बाय म्यूचुअल फंड। अगर म्यूचुअल फंड का कंपनी अपना पेंशन फंड बनाती है, पेंशन फंड क्या होता है? पैसा कहती है कि आपको धीरे धीरे टुकड़ों में हम देंगे, ऐसा कुछ, मतलब पैसा आपने डिपॉजिट कर दिया, लेकिन आपको पैसा टुकड़ों में, वो यूनिट्स बेच बेच के पैसा देंगे। आपने जितनी यूनिट खरीदी उतना एक बार में म्यूचुअल फंड रिडीम नहीं होगा, टुकड़े में पैसा मिलेगा। तो इस तरीके की कोई स्कीम म्यूचुअल फंड लाती है, उसमें आप पैसा लगाते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी। फिर एनी पेमेंट बाय वे ऑफ ट्यूशन फी टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ फुल टाइम एजुकेशन। अगर फुल टाइम एजुकेशन की ट्यूशन फी जमा हो रही है तो उसकी एटीसी में डिडक्शन मिलती है। किसके लिए जमा हो सकती है? बच्चे के लिए या खुद के लिए? अपनी पढ़ाई का भी आप कर सकते हैं, बच्चे की पढ़ाई का भी कर सकते हैं। बच्चे की पढ़ाई का रिस्ट्रिक्शन है, 2 बच्चे से ज्यादा की पढ़ाई का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर 7। एनी पेमेंट बाय वे ऑफ ट्यूशन फी टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ फुल टाइम एजुकेशन। अगर आप अपने बच्चे की फुल टाइम एजुकेशन की ट्यूशन फी पे कर रहे हैं तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ 2 ही बच्चों की ट्यूशन फी के रिस्पेक्ट में मिलेगा। डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। अच्छा, अब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जब आप बच्चे की फीस जमा कर रहे हैं ना, या आप तो खुद ही बच्चे हैं, आपके माता पिता जब आपकी फीस जमा करते थे स्कूल टाइम की, तो याद कीजिए कि आपकी जो फी रिसिप्ट होती थी उसमें क्या क्या लिखा रहता था। ऐसे लिखा रहता था, ट्यूशन फी लिखा होता था, फिर नीचे लिखा होता था बस फी, फिर उसमें लिखा होता था लाइब्रेरी फी, फिर लिखा होता था लैब फी। अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे थे तो, जैसे 9th-10th में तो लैब फी लगती थी हमारी भी। ठीक है, अरे बड़ी स्कूल, बहुत सारी स्कूल तो लूट मचा रखी है। डायरी फी, बेल्ट फी, पता है क्या क्या चीज बेचते हैं, सब चीज जोड़ जोड़ के लेते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी फी है। ट्यूशन फी ये जो 5,000 रुपया है, ठीक है, इसके अलावा ये 3,000 रुपया है, ये 1,000 रुपया है, ये 500 रुपया है, ये सब छोड़ दीजिए। सिर्फ डिडक्शन इसकी मिलती है ट्यूशन फी की। तो 5,000 हर महीने 12 महीने तक 60,000 रुपया जमा किया पेरेंट्स ने, 60,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। और ये 2 बच्चों की मिलेगी बस। तो मान लीजिए अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो वो 2 ही बच्चों की डिडक्शन ले पाएगा। तो ऑब्वियसली किसकी लेगा? जिन 2 बच्चों की ट्यूशन फी ज्यादा है उसकी डिडक्शन ले लेंगे पेरेंट्स। अब एक प्रैक्टिकल टैक्स प्लानिंग बता रहे हैं आपको, एग्जाम के लिए नहीं, प्रैक्टिकल टैक्स प्लानिंग। देखिए, 2 बच्चों की डिडक्शन मिलती है। अगर मम्मी पापा दोनों कमाते हैं और बच्चे मान लीजिए 3 हैं, तो डिडक्शन तीनों बच्चों की मिल जाएगी। 2 की पापा ले लेंगे, 1 की मम्मी ले लेगी डिडक्शन, 1 बच्चे की। और या फिर वाइसे वर्सा हो सकता है, 2 बच्चे की मम्मी ले लेगी डिडक्शन, 1 बच्चे की पापा ले लेंगे डिडक्शन। ठीक है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। 3 बच्चे, 4 बच्चे तक पॉसिबल है, 2 की पापा ले लिए, 2 की मम्मी ले ली। अब 5 बच्चे हैं तो फिर नहीं हो पाएगा। राइट।
एडमिशन फी, ट्यूशन फी मे बी एट द टाइम ऑफ एडमिशन और देयर आफ्टर। अब देखिए क्या होता है, जैसे स्कूल्स में एडमिशन फी भी लगता है, जैसे आप नई स्कूल में एडमिशन कराएंगे तो वो लोग लेते हैं एडमिशन फी, ठीक है। और एडमिशन फी के साथ ही पहले 3 महीने का ट्यूशन फी भी ले लेते हैं या 1 महीने की ट्यूशन फी ले लेते हैं। जैसे ये था 20,000 रुपया एडमिशन फी लिए और पहले महीने की ट्यूशन फी 5,000 रुपया, पहले महीने की बस फी ये सब ले लिए 2,000 रुपया, तो इसमें भी 5,000 की डिडक्शन मिलेगी। यही बताना चाह रहा है कि एडमिशन फी लिए हो तो भी उसमें जो ट्यूशन फी है उसी की डिडक्शन मिलेगी। एडमिशन फी के साथ लियो या बाद में लियो, ट्यूशन मिलेगी, ट्यूशन फी की, यही कहना चाह रहा है। जैसे स्कूल, बहुत सारी स्कूल डेवलपमेंट फी, डोनेशंस, ये सब बोल के भी लेती है, तो उस सब की भी डिडक्शन नहीं मिलती है, ठीक है। प्राइवेट ट्यूशन फी इज नॉट कवर्ड। अच्छा, आपके माता पिता मेरे कोर्स की फीस पे करते हैं मान लीजिए, ठीक है, आपने कोई पेड कोर्स लिया हमारा और उसकी फीस पे करते हैं, क्या उनको डिडक्शन मिलेगी? नहीं। ये प्राइवेट ट्यूशन की, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस की फी, इन सब की फीस का नहीं है। फुल टाइम एजुकेशन, फुल टाइम एजुकेशन पता है किसको कहा जाता है? जिसमें आप बैग वैग टांग के बकायदा जाते हो, 8-10 घंटे बाद आते हो, मतलब कितना होता है स्कूल का टाइम? 10 से 6 तो हाँ हो ही जाता है यार, 8 घंटा तो होता ही है, कम से कम 7 घंटा 8 घंटा। तो जो बैग बॉटल लेके अपना टिफिन विफिन लेके आप पहुंचते हो, को पढ़ाई लिखाई करके वापस आते हो, तो ये जो फुल टाइम एजुकेशन होती है, ठीक है। बस स्कूल कॉलेज, अच्छा अब कोई आपकी कोचिंग है जिसमें आप फुल टाइम जाते हो, सुबह जाते हो शाम को आते हो, तो भी नहीं मिलेगा, ठीक है, कोचिंग के लिए नहीं है, ये फुल टाइम एजुकेशन के लिए है। नौ, उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। अगर आप एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं तो भी एटीसी में आपको डिडक्शन मिलती है। एनपीएस की कंट्रीब्यूशन की भी डिडक्शन आपको मिलती है। एनपीएस इज नेशनल पेंशन स्कीम। हालांकि एनपीएस की डिडक्शन और भी सेक्शन में मिलती है, तो इसलिए मैं अभी एनपीएस पे फोकस नहीं करूंगा, बस आपको नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस अभी रटा देता हूं, क्योंकि एनपीएस की डिडक्शन और भी सेक्शन में मिलती है, तो वहां पे मैं एनपीएस आपको सिखाऊंगा, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, बहुत डिटेल्ड में सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि एनपीएस की डिडक्शन ना बड़े सेक्शन में मिलती है, सिर्फ एटीसी में तो ही ना मिलती है। आप तो एकदम पागल हो जाएंगे एनपीएस का सुन के, एटीसी में मिलती है, ठीक है, ATCCD1 में मिलती है, ठीक है, ATCCD1B में मिलती है और ATCCD2 में मिलता है, ठीक है। तो इतना सारा डिडक्शन है, तो अभी इसलिए बस एनपीएस के डिडक्शन की एटीसी में छूट, बस इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। कौन सा एनपीएस? एनपीएस टायर 2 वाला। फिर देखिए इसके बाद क्या है, डिडक्शन स्पेशल रेट वाले से नहीं मिलता है, ये मैंने आपको बताया ही है। कैश बेसिस पे डिडक्शन मिलता है। इसका मतलब क्या है, आप अकाउंट्स एक्रूवल बेसिस पे बनाते हो कि कैश बेसिस पे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, डिडक्शन आपको कैश बेसिस पे ही मिलेगा। जैसे एलआईसी की प्रीमियम ड्यू हो गई ड्यूरिंग द ईयर, आप जमा नहीं की हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। पीपीएफ का पैसा आपने जमा ही नहीं किया इस बार, तो आपको डिडक्शन नहीं मिल जाएगी। सिर्फ ड्यू होने से डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपने पे किया है तो ही डिडक्शन मिलेगी। जैसे हाउसिंग लोन लिया था आपने, अब प्रिंसिपल सम आपने पे नहीं किया है, ड्यू हो गया है, आपने ईएमआई ड्यू हो गई, पे नहीं किया है, तो क्या उसके प्रिंसिपल कंपोनेंट का आपको डिडक्शन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपने पे किया ही नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, पेमेंट पे डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। तो जितना भी एटीसी का डिडक्शन है वो पेमेंट पे मिलता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना है? जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है, जमा किया है, या फिर 1.5 लाख रुपया, विच एवर इज लोअर, यानी कि 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, ऐसे समझ लीजिए। लॉक इन पीरियड, बहुत सारी जगह पे लॉक इन है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की आपको मैंने बताई थी कि डिडक्शन मिलती है प्रीमियम जो आप जमा करते हैं, लेकिन कम से कम 2 प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। जैसे आप पहला प्रीमियम पे किए, डिडक्शन ले लिए, ठीक है, और दूसरी प्रीमियम आप जमा ही नहीं किए, तो जो पहली प्रीमियम आप जमा किए थे, तो पहली प्रीमियम का आप डिडक्शन लिए थे, तो जितना डिडक्शन लिए थे ना वो दूसरे साल की इनकम बन जाएगी। हाँ, 2 प्रीमियम आपको जमा करना पड़ेगा। तो बहुत सारी जगह पे कुछ लॉक इन है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की आप डिडक्शन लेते हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कम से कम उस पॉलिसी का 2 प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, प्रीमियम 2 देना पड़ेगा। हाउसिंग लोन अगर आप लेते हैं तो 5 साल तक मकान आप बेच नहीं सकते हैं,
ठीक है। अच्छा, अब सभी जगह पे यही है कि अगर आपने ये कंडीशन क्वालिफाई नहीं की तो डिडक्शन तो पहले ही लेके बैठे हुए हो, और आप ये कंडीशन क्वालिफाई नहीं करते हो तो क्या होगा, जितना आप डिडक्शन पहले ले रखे थे वो अब आपकी इनकम बन जाएगी जिस साल डिस्क्वालीफाई किए ये कंडीशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 3 साल तक डिडक्शन लेते रहे एटीसी में, ठीक है, हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट का, और 3 साल बाद हम मकान बेच दिए, तो भाई 3 साल तक तुमने जितना डिडक्शन लिया है वो चौथे साल तुम्हारी इनकम बन जाएगी। जिस साल बेचे तुम मकान, क्योंकि 5 साल तक बेचना नहीं था, चौथे साल तुम बेचे, चौथे साल की इनकम बन जाएगी जितना भी डिडक्शन लिए थे। यूलिप का भी आपको डिडक्शन मिल रहा था, तो यूलिप की आपको कम से कम 5 पेमेंट करनी पड़ेगी, 5 प्रीमियम देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का शेयर्स डिवेंचर खरीदने का डिडक्शन मिल रहा था। ठीक है, पावर कंपनी का, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का, या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे थे जो कि फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में पैसा लगा रही थी, तो उसमें भी 3 साल तक आपको पैसा होल्ड करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट और पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट, ये 5 साल का होता है, तो 5 साल के पहले आप इसका पैसा निकाल नहीं सकते हो। हाँ, अगर डेथ हो जाती है और पैसा लीगल हेयर को मिल जाता है तो ये पॉसिबल है, तो डिसअलाउड नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे ये जो म्यूचुअल फंड है ना, ये ELSS वाले म्यूचुअल फंड में भी 3 साल का लॉक इन होता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम वाला जो म्यूचुअल फंड। और एक म्यूचुअल फंड और आपने पढ़ा था कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए वो उस कंपनी में पैसा लगाएगी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, तो दोनों के लिए ही 3 साल का लॉक इन है, दोनों वाले ही म्यूचुअल फंड के लिए। ठीक है, अगर आपने वायलेशन कर दिया, आपने इतने समय तक उस एसेट को नहीं रखा जिसके बेसिस पे आपने डिडक्शन ली थी, तो क्या होगा, जिस साल भी आपने वायलेशन किया उस साल की इनकम बन जाएगी जितना आपने डिडक्शन क्लेम किया अभी तक। In the above lock-in period is violated, if the above lock-in period is violated, then entire amount of deduction allowed earlier in any previous year shall be treated as taxable income in the year in which default is made। जिस साल गलती करोगे, वायलेशन करोगे, तो जितना भी डिडक्शन ले रखे होगे उस एसेट की वजह से जिसमें आपने वायलेशन किया है, तो वो सारा उस साल की इनकम बन जाएगी जिस साल आपने वायलेशन किया। ठीक है, तो ये था पूरा सेक्शन 80C। लेकिन मैंने आपको बताया कि 80C प्लस 80CCC और 80CCD1 ये तीनों मिला के आपको कितना डिडक्शन मिलता है, इन तीनों का मिला के 1.5 लाख। ठीक है, तो 80C तो हमने देख लिया, 80CCC आज हम और देखेंगे, लेकिन 80CCD अभी नहीं देखेंगे। 80CCD क्योंकि हम बाकी 2 और सेक्शन है उसके साथ देखेंगे, हालांकि क्लबिंग इन तीनों सेक्शन की मिला के 1.5 लाख की है। ठीक है, लेकिन फिर 80CCD1 को हम अलग से देखेंगे क्योंकि ये 3 सेक्शन 80CCD के हैं और एक साथ ही समझे जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें से ये वाला सेक्शन का डिडक्शन 80C के साथ ही मिलता है। 80CCC क्या है, ये इंडिविजुअल को मिलता है डिपॉजिट टू पेंशन फंड ऑफ LIC के पेंशन फंड का, तो ये इसमें एक ही इन्वेस्टमेंट है, बस याद कर लीजिए, पेंशन फंड ऑफ LIC 80CCC में मिलता है। ठीक है, और 3 सेक्शन की मिला की लिमिट कितनी है, 1.5 लाख, 80C की, 80CCC की और 80CCD1 की, और इस सेक्शन को कहा जाता है 80CCE। मतलब 80C में कौन सी इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन मिलेगी ये बताता है, 80CCC में भी कौन से इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन मिलेगी ये बताता है, 80CCD1 में भी यही बताता है किस इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन मिलेगी, लेकिन कितनी मिलेगी ये 80CCE बताता है। 80CCE इन्वेस्टमेंट नहीं बताता, ये अमाउंट ऑफ डिडक्शन बताता है। और क्या बोलता है, कहता है ये 3 सेक्शन मिला के 1.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो 80CCE कोई सेक्शन नहीं है अलग से। ठीक है, ये 80CCE बस इतना बताता है कि इन तीनों सेक्शन की मिला के मैक्सिमम सीलिंग कितनी है, 1.5 लाख। तो 80CCE को अब आप इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कोई अलग सेक्शन नहीं है, ये सिर्फ लिमिट बता रहा है 3 सेक्शन के डिडक्शन की। राइट, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं 80CCC पे। अगली क्लास में आएंगे तो आगे की बात करेंगे आपसे। विल स्टॉप हियर।